Hello students, today we will discuss the exercise of chapter 5 Coal and Petroleum class 8 science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Here our first question is, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? तो CNG और LPG को एज अ फ्यूल यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? हमने देखी है हमारी लो फ्लोर बसेस जो ग्रीन कलर की बसेस आई हैं यहाँ दिल्ली में, वो सारी CNG बेस्ड है. अब पेट्रोल नहीं यूज़ होता है व्हीकल्स में, कार्स में भी इवन CNG लगने लगी है. एंड LPG गैस हम किचन्स में घर में भी घर के लिए भी CNG आ गई है, पर LPG भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल सिलेंडर्स में. सो वाई हम सिर्फ CNG और LPG को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सो अब आंसर गोज the answer is they burn with a smokeless flame and so does not cause any pollution. जो जब वो बर्न होती हैं, जब वो एनर्जी हमें देती हैं, तो उसमें कोई स्मोक नहीं होता है, कोई धुआं नहीं करते हैं वो. तो दे बर्न विद द स्मोकलेस फ्लेम एंड डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता. दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग. जब हम इसको जलाते हैं तो कोई ऐश, कोई रेजिड्यू नहीं बचता है. ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है. दे आर ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. हम CNG एंड LPG को ईजिली हैंडल कर सकते हैं और स्टोर भी ईजिली कर सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. आपने देखा होगा, कभी नया रोड बनते हुए देखा है, उस पर कॉल तार बोलते हैं नॉर्मली में, कि तार बिछा रहे हैं, ये रोलर्स होते हैं, ये बना रहे होते हैं कुछ काला काला सा, और फिर रोड पे पूरा फैला देते हैं, तो उससे रोड बनता है. तो ये क्या होता है, बस हमें इस प्रोडक्ट का नाम बताना है. तो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड इज बिटुमेन. क्या यूज़ करते हैं वो? बिटुमेन. ठीक है, क्या यूज़ करते हैं वो? बिटुमेन. ये हमारा फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं, ये जो ब्लैक सरफेस है रोड का, ये क्या है? बिटुमेन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? कि जो dead vegetation है, dead vegetation मतलब कि जो dead plants है, फॉरेस्ट है, लीव्स वगैरह, मतलब मेनली डेड ट्रीज के पार्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो वो डाई होके नीचे फॉल डाउन कर जाते हैं, अर्थ के अंदर बरी हो जाते हैं. तो कोल कैसे बनता है? ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है? Millions of years ago, trees, plants, ferns and forests got buried below the rock, soil and sand due to natural processes like flooding, earthquake, etc. क्या हुआ? काफ़ी साल पहले जो हमारे plants हैं, trees हैं, ये सब सॉइल के नीचे, रॉक्स के नीचे दब गए, बरीड हो गए. और किस वजह से हुए? फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, किसी भी रीज़न से. जैसे फ्लड तो आता ही रहता है, तो फ्लड के टाइम में क्या हुआ कि हमारी जो सॉइल है वो मूव हो गई, टॉप लेयर, और जो हमारे फॉरेस्ट हैं या फिर प्लांट्स हैं वो सब उस सॉइल के नीचे दब गए, रॉक्स के नीचे दब गए. तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर और सॉइल डिपॉजिट होने लगी. स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, और वो और नीचे दबते गए. दिस लेड टू द कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हीट. इससे क्या हुआ, जो नीचे अर्थ है, अर्थ में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हीट प्रोड्यूस होने लगा. ठीक है, ये सब हमारा क्रस्ट वाली लेयर में ही हो रहा है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ की. ठीक है, दीज कंडीशंस अलॉन्ग विद द एनारोबिक कंडीशंस. अब क्या हो गया, जो सॉइल पे सॉइल की लेयर बनती गई है, तो वहाँ एयर कम है. मतलब एनारोबिक कंडीशन क्या होती है? तो वहाँ एयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. टर्न्ड द कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वुड इनटू कोल. तो इसमें क्या होता है? कार्बन रिच है ये सब, ट्रीज, प्लांट्स, सब में कार्बन ज़्यादा है, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे, तो वो किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए. और इसी प्रोसेस को, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, फॉरेस्ट के में, प्लांट्स में, सब में वुड होती है, तो वुड जो कोल में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन. ठीक है, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks. So our first fill in the blanks is fossil fuels are. fossil fuels क्या होते हैं? डैश डैश एंड डैश. एग्जाम्पल्स बताने हमें फॉसिल फ्यूल्स के. सो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे? कोल है हमारे पास, कोल, पेट्रोलियम,
कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। इजीली अवेलेबल नहीं होते, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अगर हम इन्हीं को यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, जो पेट्रोलियम है उसमें से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम सेपरेट करें, बिटुमेन भी हमारा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफाइनिंग। वेरी गुड, प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। फिर लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज, ये सबको पता है, भी डिस्कस किया। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है व्हीकल्स के लिए हमारा, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या फुल फॉर्म है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम फॉसिल फ्यूल्स को लैब में बना सकते हैं, नो, बिल्कुल नहीं बना सकते, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो सीएनजी है वो तो प्योरेस्ट है, लीस्ट पॉल्यूटिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कोक है वो प्योर फॉर्म है कार्बन की, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है हमारी, ट्रू। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो कोल तार है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, नहीं, केरोसिन हमारा एक फॉसिल फ्यूल ही है। केरोसिन किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का, यस, so this statement is false. Now question number 6 is explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. exhaustible मतलब एग्जॉस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं, कि ये एक बार यूज़ हो गए तो हम दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो फॉसिल फ्यूल्स जो है हमने डिस्कस किया था कि उसको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। दे आर लिमिटेड इन नेचर, बहुत कम है, लिमिटेड है नेचर में, ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह में, जैसे एयर है, एयर इज़ अनलिमिटेड, हर जगह प्रेजेंट है ना, बट डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन कितनी लिमिटेड है, ओके। सो दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजीली, मतलब हम उनको दोबारा जल्दी से नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसको बनने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है। दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजीली वंस कंज्यूम्ड, अगर एक बार हमने यूज़ कर लिया तो हम उसको जल्दी दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। हैंस दे आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए उनको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। हमें कोक के कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कोक है हमारा ये 98% प्योर फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। कोक में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ये टफ है, पोरस है, पोरस क्या होता है, उसमें एयर प्रेजेंट होती है, जो छेद छेद होते हैं। पोरस को अगर बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊँ, कोई भी चीज़ पोरस है, स्पॉन्ज देखिए प्रेस हो जाती है, पोरस मतलब किसी भी चीज़ है जैसे उससे पानी पास हो जाए। टफ भी है, पोरस है एंड ब्लैक सब्सटेंस है। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक, अगर हम उसको बर्न करेंगे इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक ऑन बर्निंग, बर्न करने पे, ठीक है। तो बहुत कम, तो ये नेचुरल वो क्लीन रिसोर्स माना जाता है एक, ठीक है। फिर यूज़ क्या है कोक का, कोक इज़ वेरी यूजफुल एज फ्यूल, क्लीन है इसलिए हम इसको फ्यूल यूज़ करते हैं, क्लीनर फ्यूल बोलते हैं कोक को, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है कि लेस पोल्यूशन कोज करती है, और इसलिए ये भी लेस पोल्यूशन कोज करेगी, क्यों, क्योंकि ये वेरी लिटिल स्मोक प्रोड्यूस करता है बर्निंग पर। सो कोक इज़ अ वेरी यूजफुल एज फ्यूल, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो उसमें से अगर हमें मैग्नीशियम बाहर निकालना है तो कोक हमें उसमें हेल्प करेगा। ये जनरल एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए कोक ही यूज़ होता है, ठीक है। मतलब मैंने एक ऑक्साइड का एग्जांपल देके आपको बताया है। देन इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो हमें मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। अब मेटल ऐसा तो है नहीं कि हमें जिंक ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है, या फिर गोल्ड हमें ऐसे ही रखा हुआ मिल जाता है कहीं पे, हमें उनको उनकी
क्या होती हैं, उनकी जो खदानें होती हैं उसमें से हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, प्योर फॉर्म बाहर निकालनी पड़ती हैं, ठीक है, माइंस होती हैं वो, ठीक है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मेटल को उसकी ऑक्साइड से निकालने के लिए, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड्स होती हैं, Fe2O3 है, तो उसमें से प्योर आयरन को निकालने के लिए क्या यूज़ होगा, कोक यूज़ होगा। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, वाटर गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी कोक यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमें पेट्रोलियम कैसे बनता है उसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है। इफ़ यू रिमेंबर हमने भी डिस्कस किया है ऊपर ही किसी क्वेश्चन में कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो कोल और पेट्रोल का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिफरेंस ये है कि जो कोल है वो अर्थ पे बनता है, धरती पे, कि सॉइल्स के नीचे जो हमारे प्लांट्स थे वो बरी हो गए और काफ़ी सालों तक उसमें रहे, फिर जो वुड है वो कोल में कन्वर्ट हो गई। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें पानी में मिलता है, ये ओशन में, ठीक है। जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो जो नीचे सी बेड है, समुद्र में जो हमारा बेड होता है उसके नीचे बरी हो जाते हैं, ठीक है। कोल कहाँ बरी हो रहा था, हमारी अर्थ की क्रस्ट पे, वहाँ पे सॉइल लेयर्स आ रही थी, बरी हो गया, मैन्योर बना, और जो वुड है वो काफ़ी सालों बाद क्या हुआ, कोल बन गया। बट the process of formation of petroleum includes petroleum is formed by the burial of aquatic plants। यहाँ पे क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, aquatic plants। aquatic कौन होते हैं, पानी वाले plants and animals below the seabed। सीबेड समझ रहे हो क्या है, कि समुद्र है, ओशन है हमारा, उसमें जो नीचे धरती है उसको सीबेड बोलते हैं। द मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ सी। जो एनिमल्स मरे, मरीन एनिमल्स, वो सी के बॉटम में जाके सेटल हो गए इन एनारोबिक कंडीशंस। कोल भी हमारा एनारोबिक कंडीशन में बन रहा था और पेट्रोलियम भी एनारोबिक कंडीशंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर, then due to high pressure and heat the dead remains of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum। तो क्या कन्वर्ट हो गए, जो डेड रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स के हाई प्रेशर और हीट की कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया, सो पेट्रोलियम बन गया हमारा। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। सेम है, सिर्फ एक्वेटिक वर्ड आपको ध्यान रखना है तो आप आंसर लिख पाओगे खुद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and this is our last question. The following table shows the total power shortage in India from 2004 to 2010। 2009 तक आया मेरे ग्राफ में, ओके हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, तो ये 2009 तक का डाटा है और अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, पाई जो पावर शॉर्टेज है उसको प्रेजेंट फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि जो हमारी ईयर है वो हमें एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करनी है और जो पावर शॉर्टेज है, जो पावर शॉर्टेज है उसको कहाँ पे प्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करना है हमें। क्लियर है। तो ये ग्राफ को ये टेबल दिया हुआ है हमारी बुक में। तो ईयर 2004, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लेना है। हमें 2004 ले लिया हमने, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 एक्स एक्सिस पे लेना है। तो ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट। 2004 है, फिर 2005 है। और पावर शॉर्टेज को हम कैसे रिजेंबल करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ 7.8, 8.6, 9, 9.5, 9.9, 11.2। तो मोस्टली जो हमारी रेंज है 7 से और 12 के बीच में है, ठीक है। तो हम 2, 4, 6, 8 करके ले लेते हैं इसको। आप 3, 6, 9 भी ले सकते हो, पर 3, 6, 9 में क्या दिक्कत आएगी कि हमें 7 और 8 को मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने लिया 0, 2, 4, 6, ये हमारा वही इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। देन वी हैव टू मार्क 7.8। तो 2004 में क्या है, 7.8% पावर शॉर्टेज रही है। तो 2004 में 7.8 यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली कहीं मार्क होगा। तो ये हो गया हमारी पावर शॉर्टेज, ठीक है, 7.8 की। देन 2005 में 8.6 हो गई, तो ये इंक्रीज़ हुई 8.6, फिर ये 9.0, देन 9.5, 9.9, फिर एक बार अचानक से 11.2 हो गई 2009 में। और 2010 में क्या है, 10.0 डिक्लाइन हो गई पावर शॉर्टेज। तो जैसे जैसे हमारा ये इकोनॉमी बढ़ रही है, एडवांस हो रहे हैं, तो भाई पावर शॉर्टेज कम होते हैं। अब आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट कितना कम आता है ना।
तो ये ग्राफ आई होप कि आप लोग प्रेजेंट कर लोगे ग्राफ पेपर पर, ये क्लियर होगा आपको. And with this our exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt, please write it in the comment box. I will help you out surely. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.